नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने देखा था गोहिल के बारे में, गोहिल के बाद बप्पा रावल के बारे में, उसके बाद हमने जतर सिंह अल्लट के बारे में, उसके बाद हमने जतर सिंह के बारे में देखा था। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रतन सिंह। रतन सिंह, तो आज हम रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। रतन सिंह का शासनकाल 1302 से लेकर 1303 ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 1 वर्ष रतन सिंह ने शासन किया था। तो अब हम रतन सिंह के समय की जो बड़ी घटना थी वो देखते हैं। रतन सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के शासक थे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किसने किया था रतन सिंह के समय? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये 1303 ईस्वी में किया था। पूछ ले कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया? तो वो 1303 में किया था। तो अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो किस कारण से किया, हम पहले इसके कारण देखेंगे कि भाई आक्रमण के क्या कारण थे। पहला कारण था साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी या साम्राज्य विस्तार की नीति। हर कोई शासक यही चाहेगा कि भाई मेरा साम्राज्य का विस्तार हो, मैं बड़े से बड़े साम्राज्य का राजा बनूं। तो अलाउद्दीन खिलजी भी यही चाहेगा कि भाई मेरे साम्राज्य का विस्तार हो। इस साम्राज्यवादी नीति या साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। दूसरा जो बिंदु देखने वाले हैं वो है सामरिक महत्व। सामरिक व व्यापारिक या आर्थिक महत्व कह दो, आर्थिक महत्व। चित्तौड़गढ़ का सामरिक व आर्थिक महत्व। सामरिक महत्व की बात करें तो हमने पहले पढ़ा था कि भाई जतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया क्योंकि ये पहाड़ी पर था। तो एक तो इसका सामरिक महत्व यही होगा कि भाई ये पहाड़ी पर है, इसे जल्दी भेदा नहीं जा सकता, इसके चारों तरफ बड़ी दीवारें हैं। और दूसरा इसका महत्व था कि भाई ये काफ़ी बड़े भूभाग में फैला हुआ है, यहाँ पानी के अच्छे स्रोत है, कृषि योग्य भूमि है। तो अगर कोई शासक हमला भी कर दे तो ये 7 से 8 महीने लगभग अपनी जनता को या सेना को, पूरी प्रजा को अंदर रखकर अपना खान पीन गुजारा चला सकते थे। ये भी इसका बड़ा महत्व था। तो ये चित्तौड़गढ़ के किले के बड़े सामरिक महत्व थे। अब हम देखते हैं आर्थिक महत्व। तो भाई चित्तौड़गढ़ के किले का आर्थिक महत्व क्या था? आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में उस समय 2 बड़ी जगह थी। उत्तर भारत में देखें तो उनका बड़ा आर्थिक महत्व माना जाता था। एक थी मालवा, एक था गुजरात। ये एक तो अपना ये गुजरात, एक मालवा। ये जो एमपी के भूभाग है, जैसे आपने सुना होगा मंदसौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, ये जो चारों जिले हैं, इन जिलों को मालवा कहा जाता था। इस क्षेत्र को मालवा कहा जाता था। ये मेवाड़ के जो सटे हुए जिले हैं वो है। तो मालवा जो था उस समय, मालवा में काफ़ी अच्छी कृषि योग्य भूमि है, हरा भरा क्षेत्र था। तो जहाँ हरा भरा क्षेत्र होगा, जहाँ अच्छी पैदावार होगी, वहाँ से अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। तो मालवा से अच्छा रेवेन्यू मिलता था। अच्छा रेवेन्यू मिलेगा तो शासक शक्तिशाली होगा। शासक शक्तिशाली होगा तो वो उतनी बड़ी सेना रखेगा। जितनी बड़ी सेना रखेगा वो अपने साम्राज्य का उतना ही बड़ा विस्तार कर सकेगा। तो इस वजह से हर शासक यही चाहेगा कि भाई मेरा मालवा के ऊपर कब्जा। तो अलाउद्दीन खिलजी भी यही चाहेगा कि भाई मालवा के ऊपर मेरा कब्जा हो। दूसरी जो जगह थी वो गुजरात। गुजरात, ये गुजरात समुद्र तट से लगी हुई जगह है। तो गुजरात के बंदरगाहों का बड़ा महत्व था उस समय, क्योंकि जो अरब व्यापारी थे वो गुजरात के बंदरगाहों से अपना व्यापार किया करते थे। तो मध्यकालीन इतिहास में युद्ध चल रहे थे, तो युद्ध में घोड़ों का बड़ा महत्व हुआ करता था। तो उस समय अरब के घोड़े काफ़ी फेमस थे। तो उन अरबी घोड़े किसके पास ज़्यादा होंगे? जिसके पास गुजरात के बंदरगाह ज़्यादा होंगे। तो जाहिर सी बात है, हर शासक चाहेगा कि भाई मेरे पास अरब के घोड़े ज़्यादा हो, तो वो गुजरात के ऊपर अपना कंट्रोल पाना चाहेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी भी यही चाहता था कि भाई गुजरात के ऊपर मेरा कंट्रोल हो और मालवा के ऊपर मेरा कंट्रोल। तो अब हम देखते हैं भाई इसमें चित्तौड़ का क्या महत्व है। तो चित्तौड़ का महत्व यह था कि भाई हम जब दिल्ली से मालवा जाएंगे या गुजरात जाएंगे तो हमें चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इस वजह से शासक यही चाहता था कि भाई चित्तौड़गढ़ के ऊपर मेरा कंट्रोल हो, जिससे मैं मालवा को और गुजरात को भी कंट्रोल कर सकूँ। उस समय क्योंकि एक बड़ी बात होती थी कि भाई जब कोई शासक आता था, गुजरात को भी लूट लेगा, एमपी को भी लूट लेगा और उनसे उस समय तो टैक्स ले लेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन बाद में अगर वो चाहेगा कि मैं उनसे वापस टैक्स लूँ तो वो शासक उनसे टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि वो दिल्ली चला गया और वहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल होता था। उस समय इतने साधन वगैरह थे नहीं। इस वजह से हर शासक ये चाहता था कि भाई जब चित्तौड़गढ़ के ऊपर मेरा कोई बंदा होगा तो वो मालवा के ऊपर भी कंट्रोल कर लेगा और गुजरात के ऊपर भी कंट्रोल कर लेगा। तो इस वजह से भी चित्तौड़गढ़ का व्यापारिक और आर्थिक महत्व था। अब तीसरा जो बिंदु था कि भाई अभी हमने देखा कि भाई गुजरात जाने के लिए हमें चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरना पड़ता है। तो 1299 ईस्वी के लगभग की बात है। 1299 ईस्वी के इस समय की बात है। चित्तौड़गढ़ में शासक थे समर सिंह।
ये जो रतन सिंह है इनके पिताजी थे समर सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रहा होता है। तो गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रहा होता है, तो जब हम किसी के घर से गुजरते हैं तो हमें जाहिर सी बात है रास्ता मांगना पड़ता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई गुजरात जाने के लिए हमें चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने समर सिंह से कहा कि भाई मुझे गुजरात जाना है, आप मुझे रास्ता दीजिए। तो समर सिंह ने कहा कि भाई मैं रास्ता तो दे दूंगा, लेकिन आपको जो टैक्स लगता है वो रोड टैक्स या टोल टैक्स आज भी लगता है, हमें पता है, तो वो देना पड़ेगा। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं टैक्स, ठीक है मैं टैक्स दे दूंगा, लेकिन जब मैं बाद में गुजरात लौट कर वापस जाऊँगा तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, अभी तो आप मुझसे टैक्स ले रहे हो। तो समर सिंह ने कहा कि भाई बात की बाद में देखेंगे जो होगा, अभी तो आप टैक्स दो और फिर जाओ। तो टैक्स ले लिया था इसने, समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात गया, गुजरात को लूट पाट के और वापस दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन खिलजी तो ये बात भूल जाता, ये घटना भूल ही जाता, लेकिन वो होता ना कि जो आज भी अपने आसपास के लोग कुछ घटनाएं हमें भूलने नहीं देते हैं। तो एक दिन अलाउद्दीन खिलजी दरबार लगाए बैठा था और कह रहा था कि भाई मैं दूसरा सिकंदर हूँ, मैंने दुनिया जीती है। तो अलाउद्दीन खिलजी के आसपास बैठे लोग हंसने लग जाते हैं। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी कहता है क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो वो कहता है कि भाई आप कह रहे हो दुनिया जीत ली है, एक बार आप गुजरात जा रहे हो तो चित्तौड़गढ़ के शासक ने आपसे टैक्स ले लिया, और वापस हंसने लग जाते। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगता है कि भाई ये हमारा मजाक बना रहे, अब तो मुझे चित्तौड़गढ़ जीतना ही पड़ेगा। तो ये एक सुल्तान के लिए नाक का सवाल बन गया था या प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। तो तीसरा कारण था प्रतिष्ठा का सवाल। पहला हमने पढ़ा था साम्राज्यवादी नीति, दूसरा हमने देखा सामरिक व व्यापारिक महत्व, तीसरा था ये सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का सवाल। अब चौथा जो था वो था चित्तौड़गढ़ का बढ़ता प्रभाव। हमने देखा कि भाई जयद्रथ सिंह ने इल्तुतमिश को हराया, 1299 में समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लेता है। तो हमें पता चलता है कि भाई चित्तौड़गढ़ का प्रभाव बढ़ रहा था उस समय। तो कौन शासक ये चाहेगा कि भाई उसके पास का जो राज्य है उसके शासक का प्रभाव बढ़े। तो इस वजह से भी चित्तौड़गढ़ का प्रभाव को कम करने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। तो ये चार जो मुख्य बिंदु थे जो हमने देखे। अब एक पांचवा गौण बिंदु माना जाता है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे वो उसको याद रखो नहीं रखो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो था पद्मिनी, पद्मिनी की सुंदरता, पद्मिनी की सुंदरता। भाई राजा महाराजा खूब युद्ध लड़ा करते थे, लेकिन वो महिलाओं के पीछे तो जाहिर सी बात है युद्ध नहीं किया होगा, तो इस वजह से इसको गौण कारण माना जा सकता है। तो भी हम पढ़ लेते हैं। तो पद्मिनी की बात आई तो हम पहले पद्मिनी के बारे में चर्चा कर लेते। ये पद्मिनी सिंहलदीप की राजकुमारी थी, सिंहलदीप की राजकुमारी। इसके पिताजी का नाम गंधर्व सेन था, गंधर्व सेन, और माताजी का नाम चंपावती। अब हम देखते हैं भाई ये सिंहलदीप कहाँ था। तो ये जो हमारा वर्तमान में श्रीलंका है, वहाँ एक द्वीप था सिंहलदीप, वहाँ की ये राजकुमारी थी। गंधर्व सेन पिताजी थे और माता चंपावती थी। तो अब हम देखते हैं कि भाई काफ़ी दूरी है मेवाड़ में और श्रीलंका में। तो ऐसी कहानियाँ बनाई गई है कि भाई एक बार एक तोता था, कुछ इतिहासकार तो उस तोते को और नाम दे देते हैं कि भाई हीरामन तोता था, जो उड़ता हुआ रतन सिंह के पास आया और रतन सिंह को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है कि भाई 7 समुंदर पार एक ऐसी सुंदर रानी है, जो उसके काफ़ी अतिशोक्ति प्रयोग करके उसकी सुंदरता को बताता है। फिर रतन सिंह कहता है कि भाई चलो हम तो शादी पद्मिनी से ही करेंगे। रतन सिंह वहाँ जाता है और काफ़ी दिन वहाँ भटकता है श्रीलंका में जाकर, तो भी वो गंधर्व सेन के महल में नहीं घुस पाता है। तो पैसे वैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो जोगी का वेश धारण करके घूमने लग जाता है। तो एक दिन गंधर्व सेन की नज़र उस पर पड़ती है और गंधर्व सेन कहता है रतन सिंह को कि भाई तुम शक्ल से तो जोगी लगता नहीं है, फिर ये वेश क्यों धारण कर रखा है। तो रतन सिंह पूरी अपनी कहानी सुनाते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं रानी पद्मिनी के लिए यहाँ आया हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो अच्छी बात है कि भाई कोई मेवाड़ का शासक हमारी बेटी से शादी करे। मेवाड़ का प्रभाव बढ़ रहा था इस वजह से, और श्रीलंका की क्या औकात है कि भाई वो मेवाड़ के शासक को मना कर दें। भाई आज हम इंडिया का मैप लाते हैं तो श्रीलंका का मैप तो उसके साथ फ्री आ जाता है। तो उस समय बढ़ते प्रभाव में कैसे ये श्रीलंका का शासक मेवाड़ के शासक को मना कर देता था। तो गंधर्व सेन ने इस पद्मिनी का विवाह रतन सिंह के साथ कर दिया। अब जब रतन सिंह यहाँ आ गए और मेवाड़ में आराम से रहने लग गए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके जब पद्मिनी यहाँ मेवाड़ आई तो इनके शासन रतन सिंह के समय एक दरबारी थे राघव चेतन। तो राघव चेतन ने जब पद्मिनी को पहली बार देखा, ऐसा कहा जाता है कि राघव चेतन ने जब पद्मिनी को पहली बार देखा तो वो उनकी सुंदरता पर मोहित होकर मूर्छित हो गए थे। और जब रतन सिंह को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो दूसरे के औरत पर गलत नज़र कैसे डाल सकता है। तो इन्होंने किसकी बेइज्जती करके इसे राज्य से बाहर निकाल दिया।
तो भाई जब बेइज्जती की तो फिर ये राज्य से बाहर चला गया। तो अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो दुश्मन कौन है रतन सिंह का? तो अलाउद्दीन। तो ये राघव चेतन अलाउद्दीन के पास जाता है और उसे अलाउद्दीन के पास जाकर पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। जब पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है तो ये पांचवा कारण यही माना जाता है कि भाई अलाउद्दीन पद्मिनी को पाना चाहता था और उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। तो 1303 में चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन आक्रमण करता है और चित्तौड़गढ़ को घेर कर नीचे घेराबंदी डालकर बैठ जाता। अब हमने पढ़ा था सामरिक महत्व में कि भाई चित्तौड़गढ़ पर इतने तो स्टोरेज थे कि भाई वो 7-8 महीने तक आराम से अपना गुजारा अंदर कर सकते थे। तो वो भी आराम से अंदर बैठ गए कि भाई बैठा रहने दो, कितने दिन बैठेगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी 2-3 महीने बैठा रहा और फिर उसे लगा कि भाई ऐसा तो चलने वाला नहीं है। तो उसने फिर एक चाल फेंकी और उसने रतन सिंह को संदेशा भिजवाया कि भाई मैं समझौता कर लेते हैं, चलो अपने संधि कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मुझे पद्मिनी नहीं चाहिए। तो जब पद्मिनी सब समझौता हो जाता है तो रतन सिंह देखता है चलो अब समझौता हो गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी को खाने पर बुलाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी को खाने पर बुलाया होता है तो अलाउद्दीन खिलजी खाना खा रहा होता है तो उसे पानी के अंदर पद्मिनी के ऊपर जो परछाई होती है वो अलाउद्दीन खिलजी का एक पास शीशा लगा होता है उसमें दिखाई देती है। तो वो मोहित हो जाता है उसके ऊपर कि भाई जिसकी परछाई इतनी सुंदर हो वो रानी कितनी सुंदर होगी। तो ये खाना वाना खाते हैं और रतन सिंह देखते हैं भाई अपना अपना संधि हो गई। जब अलाउद्दीन खिलजी वापस जाने के लिए तैयार होता है तो रतन सिंह इन्हें नीचे तक छोड़ने आते हैं कि भाई अब संधि हो गई तो हम इसे नीचे तक विदा कर आते हैं। जब नीचे आते हैं रतन सिंह तो अलाउद्दीन तो था क्रूर कपटी आदमी, इसने रतन सिंह को बंदी बना लिया और कहा कि भाई अब जब रानी पद्मिनी मेरे पास आएगी तभी मैं रतन सिंह को छोड़ूंगा। तो अब रानी पद्मिनी जितनी कहा जाता है कि भाई जितनी सुंदर महिला थी उतनी वीर महिला थी और बुद्धिमान महिला भी थी। अब रानी पद्मिनी ने अपने काका गोरा और भतीजा बादल को बुलाया और उनसे कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा, पद्मिनी ने कहा कि भाई मैं अलाउद्दीन खिलजी के पास जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं आऊँगी, मेरे साथ मेरी अन्य दासियाँ भी आएगी, 1600 अन्य दासियाँ भी आएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, आ जाओ आप भी साथ में। तो जब रानी कहीं जाती थी तो उसे पालकी में बिठाया जाता था। तो पालकी तैयार की गई, पहली पालकी में तो पद्मिनी बैठी, लेकिन जो अन्य पालकियाँ थी रानी के लिए दासियों के लिए, उसमें पद्मिनी की जगह हथियारबंद योद्धाओं को बिठाया गया था। जब पद्मिनी नीचे आई, पद्मिनी ने कहा कि भाई मुझे एक बार रतन सिंह से मिलना है। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है, अपना इतना बड़ा कैंप पड़ा है, कहीं पे भी मिला दो। तो जब रतन सिंह से पद्मिनी मिल रही थी उस समय अभी हमने देखा कि भाई पद्मिनी जितनी वीर सुंदर महिला थी उतनी वीर महिला भी थी। तो आसपास 2-5 जो भी लोग थे उनको मार के पद्मिनी रतन सिंह को लेकर वापस किले में आ गई। जब तक अलाउद्दीन समझता कि मेरे साथ धोखा हुआ है तब तक जो ये गोरा बादल थे अपनी सेना लेकर तैयार थे और इन्होंने युद्ध शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी। फिर ये गोरा बादल भी अपनी जो भी बच्ची कुची सेना थी उनको लेकर वापस किले में आ गए और किले के गेट बंद करके अंदर बैठ गए। तो अब अलाउद्दीन खिलजी देखता है कि भाई मेरे साथ तो धोखा हो गया है, अब कैसे भी करके पद्मिनी को पाना ही पड़ेगा। फिर ये 7-8 महीने तक वहीं घेराबंदी डाल के बैठ जाता। जनरली तो ऐसा होता था कि 5-6 महीने बाद कोई नीचे बैठा हुआ हमलावर चला जाता था, क्योंकि भाई अपनी राजधानी छोड़कर यहाँ इतने दिन बैठना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन अड़ा रहा अलाउद्दीन खिलजी। भाई जब 7-8 महीना हो गए तो फिर किले के अंदर का राशन पानी खत्म होने लगा, लोग भूख से तड़प के मरने लगे। फिर रतन सिंह को लगा यार मरना तो जब है ही है तो क्यों ना लड़ के मरा जाए। तो फिर इन्होंने लड़ने की ठान ली। अब भाई बाहर 30,000 लगभग 30,000 सैनिक थे और किले के अंदर कितने कि भाई 2 से 3,000 सैनिक है। तो अब क्या किया जाए, भाई मरना तो निश्चित है, मौत तो निश्चित है। तो भाई अब जो अपनी महिलाएं थी उनकी रक्षा कैसे करें। तो उस समय एक टर्म हुआ करती थी साका। तो महिला साका के अंदर महिलाओं ने किया जोहर, महिला जोहर किया करती थी और पुरुष केसरिया किया करते थे, केसरिया। तो ये जोहर होता है उसमें ये होता था कि महिलाएं आग जलाकर लकड़ी जलाकर उसके अंदर बैठ जाती थी, खुद को आग को समर्पित कर देती थी, सती हो जाया करती थी। और केसरिया किया जाता था पुरुषों के द्वारा, क्योंकि पुरुष उस समय युद्ध में जाते थे तो केसरिया कलर के कपड़े पहनकर युद्ध में भाग लेते थे। जब जोहर हो जाता था, जब पीछे उनके कोई घर वाला नहीं बचता था, भाई जब औरतें ही सती हो गई तो वो अपने पूरे जोश के साथ लड़ते थे कि भाई हमें तो अब मरना ही है। वो दुश्मनों की सेना को ज़्यादा से ज़्यादा मारने की कोशिश करते थे। तो ये साका, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि भाई साका क्या होता है। और साका के अंदर जो 2 टर्म होती है, जोहर और केसरिया। जोहर कौन करता है तो महिलाएं करती है, केसरिया कौन करता है तो पुरुष करते हैं। तो इस समय चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था। ये 25 अगस्त
1303 को हुआ था। इसकी बाकायदा डेट भी है, ये याद रखना, 25 अगस्त 1303। आपको पूछा जाए कि भाई चित्तौड़गढ़ का पहला साका किस समय हुआ था, 25 अगस्त 1303। तो जौहर किसने किया था, तो रानी पद्मिनी ने अपने 1600 अन्य दासियों या रानियों के साथ जौहर किया था। और केसरिया किसने किया था, तो रतन सिंह और उनके जो सेनापति थे गोरा और बादल, उनके नेतृत्व में केसरिया किया गया था। तो जब अब युद्ध हुआ, और जाहिर सी बात है कि भाई अलाउद्दीन के पास बड़ी सेना थी, तो अलाउद्दीन जीत गया। और जीतने के बाद उसने कहा कि भाई अब तो मैं पद्मिनी को पालूंगा। जब वो नीचे से ऊपर किले पर जाता है और देखता है कि भाई यहाँ तो सभी रानियाँ सती हो गई है, यहाँ तो कोई रानी नहीं बची है, पद्मिनी है न कोई है, वहाँ तो बस पद्मिनी की राख थी। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ जाता है। तो अब वहाँ जो किले में थे जो सेना थी वो तो नीचे युद्ध करने गई थी और पूरी तहस नहस हो गई थी। फिर अब किले में कौन बचेगा, किले में निर्दोष लोग बचे थे, बच्चे वगैरह ये बचे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में था, उसने कहा कि भाई जो भी निर्दोष बचे हुए हैं उन्हें बाहर निकालो और उनको काट दो, उनकी गर्दन कटवा दी थी। कहा जाता है ऐसा कि उस समय लगभग 30,000 लोगों का नरसंहार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया और 30,000 लोगों को नरसंहार करवा दिया। उसके बाद अब भाई अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि भाई अब हमें तो वापस दिल्ली जाना पड़ेगा, तो भाई अब चित्तौड़गढ़ को कौन संभालेगा। तो उसने कहा कि भाई वहाँ चलो, अब चित्तौड़गढ़ को बर्बाद तो मैंने कर दिया, अब आबाद मेरा बेटा करेगा। तो उसने उसके बेटे खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ सौंप दिया। खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ सौंप दिया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर खिजराबाद कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि भाई मेरा बेटा अब चित्तौड़ को आबाद करेगा। ये खिज्र खां था नाम, तो उसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। भाई ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भाई चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चित्तौड़गढ़ को किससे सौंपा था, तो उसके बेटे खिज्र खां को सौंपा था। तो खिज्र खां लगभग 1303 से लेकर 1212 या 13 तक यहाँ चित्तौड़गढ़ में रहा था। सॉरी 1312 तक चित्तौड़गढ़ में रहा था। तो इसने 8-9 साल चित्तौड़गढ़ में शासन किया, तो कुछ ना कुछ तो काम अब ये भी करवाएगा। जब 8-9 साल से इसने शासन किया, तो चित्तौड़गढ़ के किले के पास एक नदी निकलती, गंभीरी नदी। तो गंभीरी नदी के ऊपर इस खिज्र खां ने एक पुल बनवाया था। और दूसरा काम किया था, इसने एक मकबरा बनवाया था। मकबरा एक तो बनाया था इसने गंभीरी नदी के ऊपर पुल, गंभीरी नदी के ऊपर पुल, और दूसरा इसने एक मकबरा बनाया था। तो मकबरा जैसे अपने यहाँ हिंदू में कोई मर जाता है तो हम उनकी छत्रियाँ बनाते थे, उसी प्रकार मुसलमानों में अगर कोई मरता है तो उसके मकबरे बनाए जाते थे। तो खिज्र खां ने मकबरा बनाया था। और हम देखते हैं कि भाई उस समय कोई भी मंदिर या मकबरा कुछ भी बनाते थे तो हम उसके आगे एक अभिलेख लगाते थे। तो इसने भी अभिलेख पट्टी लगवाई वहाँ, तो उसके ऊपर लिखा है कि भाई मैं खिज्र खां इस सन को ये निर्माण करवा रहा हूँ। और उसने उसमें लिखा कि भाई आप मुझे जानो नहीं जानो, मैं लेकिन मेरे पिताजी को जरूर जानते हो, अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली के शासक थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया बताया या संसार का रक्षक बताया। ये दो बड़ी चीज़ें याद रखने जैसी बात है, संसार का रक्षक, संसार का रक्षक और ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक या ईश्वर की छाया कौन से अभिलेख में बताया गया है, तो वो है चित्तौड़गढ़ का अभिलेख। तो ये था, खिज्र खां ने चित्तौड़गढ़ पर लगभग 9-10 साल शासन किया और अब इसका मन नहीं लगने लगा। तो फिर इसने वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास मैसेज भेजा है कि डैडी अब मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ करो इसका, अब मैं वापस दिल्ली आना चाहता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है भाई तो आजा दिल्ली। फिर उसने कहा कि भाई फिर मैं दिल्ली आ जाऊँगा, चित्तौड़ को कौन संभालेगा। उसने कहा मैं एक बंदा भेजता हूँ। तो फिर इसने अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव सोनगरा को चित्तौड़गढ़ सौंप दिया। तो ये मालदेव सोनगरा कौन थे, इसके बारे में बात करते थे। इसे मुछाड़ा मालदेव भी कहते थे, क्योंकि बड़ी बड़ी मुच्छे, दाढ़ी मूछे रखता था, इसलिए इसे मुछाड़ा मालदेव भी कहते हैं, इसे मुछाड़ा मालदेव भी कहते थे। तो ये मालदेव सोनगरा जालौर के शासक कानड़देव सोनगरा का भाई था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ आक्रमण किया था तो 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के ऊपर भी आक्रमण किया था। जालौर के ऊपर आक्रमण किया तो कानड़देव सोनगरा जो वहाँ का शासक था और विरमदेव सोनगरा जो उसका बेटा था, उस समय जालौर का पहला साका हुआ था 1311 में। तो जब युद्ध हुआ, साका हुआ, तो ये कानड़देव सोनगरा और विरमदेव सोनगरा मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि भाई ये जो मालदेव सोनगरा था ये तो यहाँ तो बच गया है, इसे पहले ही कानड़देव सोनगरा ने किले से बाहर निकाल दिया था, इस वजह से बच गया। तो इसने फिर अपनी छोटी मोटी सेना बनाई और बार बार जालौर के ऊपर हमले करता था और जालौर को अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी से परेशान हो गया था कि भाई
ये बार बार आक्रमण करता है। एक बार अलाउद्दीन की सेना ने इसे आखिरकार पकड़ ही लिया और फिर इसे सुल्तान के सामने पेश किया गया। तो अलाउद्दीन ने कहा कि भाई तेरी समस्या क्या है, बता, बार बार हमें परेशान क्यों करता है। तो इसने कहा कि भाई मुझे वापस मेरा जालौर चाहिए। तो इसने कहा जालौर तो मैं आज दूँ तुझे न कल दूँ, लेकिन तेरे लिए एक और मैं व्यवस्था कर देता हूँ अच्छी, कि मेरे पास एक दूसरा राज्य है जिसके तू आराम से वहाँ जाकर शासन कर। तो वो उसने फिर इसको मालदेव सोनेगरा को चित्तौड़गढ़ सौंपा था। तो ये मालदेव सोनेगरा काफ़ी समय यहाँ रहा, चित्तौड़गढ़ में शासन किया। तो अब ये रतन सिंह के समय की बड़ी बड़ी बात थी। अब एक दो किताबें महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। एक तो पद्मावत। पद्मावत, ये पद्मावत, इसके राइटर था मलिक मोहम्मद जायसी। 1540 ईस्वी में ये बुक लिखी गई थी। इसके लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो भाई आपसे पूछा जाए कि भाई पद्मावत किसने लिखी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब लिखी? 1540 ईस्वी में। और ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। ये बात भी याद रखने जैसी है कि भाई पद्मावत किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। अब दूसरी बात जो हम देखते हैं कि अमीर खुसरो, एक राइटर थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की किताब है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह। ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान थे और इनका आंखों देखा हाल था ये चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ के युद्ध की जानकारी हमें किस किताब से मिलती है, तो वो खजाइन उल फुतूह या तारीख अलाई। इस किताब का एक अन्य नाम भी है तारीख अलाई। इस किताब के लेखक थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की किताब है, ये याद रखना। भाई कहीं पूछा जाए कि भाई चित्तौड़गढ़ के अलाउद्दीन के चित्तौड़गढ़ के आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो खजाइन उल फुतूह और तारीख अलाई। ये किताब किसकी, राइटर कौन है, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। एक और किताब है गोरा बादलरी चौपाई। गोरा बादलरी चौपाई, इसके राइटर थे हेमरतन सूरी। हेमरतन सूरी, ये याद रखना कि भाई गोरा बादलरी चौपाई किताब किसकी थी, तो हेमरतन सूरी। जो हमने अमीर मर्दन देखी थी वो जयसिंह सूरी की थी, और ये किसकी है गोरा बादलरी चौपाई, हेमरतन सूरी। तो ये रतन सिंह के बारे में बड़ी बड़ी बात थी। और हाँ, रतन सिंह रावल टाइटल लगाने वाला अंतिम शासक था। इसके बाद जो भी शासक आए उन्होंने रावल उपाधि को प्रयोग में नहीं लिया था। उन्होंने फिर राणा की उपाधि धारण कर ली, जैसे राणा लाखा, राणा सांगा, वो। तो रावल शाखा का अंतिम शासक था रतन सिंह। रावल टाइटल यूज करने वाला अंतिम शासक था रतन सिंह। ये रतन सिंह की रतन सिंह के समय की जो भी बड़ी बातें थी हमने देखी। अब आगे की क्लास हम कर लेंगे। धन्यवाद।